बच्चों, हम लोग शीत युद्ध के दौर का अध्ययन कर रहे थे और इसमें अब हम अध्ययन करेंगे दो ध्रुवीयता को चुनौती। शीत युद्ध की वजह से विश्व दो प्रतिद्वंदी गुटों में बंट गया था और इस संदर्भ में कूटनिरपेक्षता ने एशिया, अफ्रीका, लैटिन अफ्रीका इन देशों के साथ जो है नौ स्वतंत्र देश के सामने एक तीसरा विकल्प जो था वो था कूटनिरपेक्षता की नीति का। यह विकल्प दोनों महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने के लिए एक तीसरा विकल्प के रूप में काम कर रहा था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जड़ में यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्राज टीटो, भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर की दोस्ती थी। तो इन तीनों लोगों ने मिलकर के ही इसकी नींव भी रखी थी। इन तीनों ने सन 1956 में एक सफल बैठक की। इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के वामे एन क्रुमा ने इसका जोरदार समर्थन किया कि यह एक सबसे अच्छा आंदोलन है। इस बात का समर्थन किया। ये 5 नेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कहलाए। कौन? जोसेफ ब्राज टीटो यूगोस्लाविया से, भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के वामे एन क्रुमा। ये 5 लोग ऐसे थे जिन्होंने मिलकर के गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी थी। 1900 गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो सम्मेलन हुआ था वो सन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था और यह सम्मेलन जो है कम से कम 3 बातों की परिणति थी, इसमें परिणाम थी। पहला ये कि इन 5 देशों के बीच में सहयोग बना रहेगा, मतलब ये लोग आपस में मिल करके एक दूसरे का सहयोग करेंगे। दूसरा, शीत युद्ध का प्रसार और इसके बढ़ते हुए दायरे, इसका प्रचार प्रसार लोग करेंगे, इसके बारे में सबको जानकारी देंगे कि महाशक्तियों की तरफ जाने के बजाय लोग क्या करें, इसके सदस्य बने। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय फलक पर बहुत से नव स्वतंत्र अफ्रीकी राष्ट्र का नाटकीय ढंग से उदय हुआ और 1960 तक संयुक्त राष्ट्र में 16 नए देश बने, अफ्रीकी देश इसके सदस्य बने। मतलब 1961-56 में इन्होंने जो है इसकी नींव रखी और 61 में पहली बार इनका जो है सम्मेलन हुआ था। उससे पहले जो है 16 नए देश जो है इसके सदस्य बन चुके थे। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में 25 देश शामिल हुए, अर्थात जब बेलग्रेड में पहली बार सम्मेलन हुआ 61 में, तो उस समय इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी हो चुकी थी? 25। समय गुजरने के साथ साथ इनकी संख्या बढ़ती गई और 2006 में हवाना, क्यूबा में है ये, वहाँ पर 14वां शिखर सम्मेलन हुआ। तो वहाँ पर 14वें शिखर सम्मेलन में क्या हुआ कि इनके सदस्य की संख्या जो है 116 हो गई और कुछ पर्यवेक्षक भी बनाए गए। 15 देश इसके पर्यवेक्षक बने, तो 116 और प्लस 15, ठीक है, 131 हो गए। जैसे जैसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक लोकप्रिय आंदोलन के रूप में बढ़ता गया, वैसे वैसे इसमें विभिन्न राजनयिक प्रणाली और अलग अलग हितों के देश भी शामिल होते चले गए। मतलब जैसे जैसे संख्या बढ़ती चली गई वैसे वैसे लोग इसको अपनाते चले गए और उनका अलग अलग जो है समस्याएं, बातें भी इसमें शामिल होती चली गई। इसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मूल में बदलाव आया। इसी कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सटीक परिभाषा कर पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि दिन प्रतिदिन इसकी संख्या बढ़ ही रही थी, इसलिए इसका कोई एक निश्चित परिभाषा कर पाना जो है वो संभव नहीं था। वास्तव में यह आंदोलन क्या है? दरअसल यह आंदोलन क्या नहीं है, यह बताकर इसकी परिभाषा करना ज़्यादा सरल है। यह महाशक्तियों के गुटों में शामिल न होने का आंदोलन है। ये कोई युद्ध, झगड़ा, लड़ाई या इसका आंदोलन नहीं है, बल्कि किसका आंदोलन है? महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने का आंदोलन। महाशक्तियों के गुट से अलग रहने की इस नीति का मतलब यह नहीं है कि इस आंदोलन से जुड़े देश अपने
को अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अलग थलग रखें या तटस्थता का पालन करें, या गुटनिरपेक्षता का मतलब पृथकतावाद नहीं है। मतलब गुटनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं था कि हम सबसे अलग रखने लगे, अपने आप को काट करके किसी से कोई मतलब ही ना हो, ऐसा नहीं था। पृथकतावाद का अर्थ होता है कि अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट कर अलग रखना। 1987 में अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई। 1787 में अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई 1787 में। इसके बाद से पहले विश्व युद्ध की शुरुआत तक अमेरिका ने अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग रखा था। तो पहला विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1914 से 1918 तक के बीच में। तब तक अमेरिका जो है अपने आप को इन सबसे अलग रखता था। उसने पृथकतावाद की विदेश नीति भी अपनाई थी। मतलब अपने लिए एक नियम कानून भी बनाया था कि हमें किसी के संपर्क में नहीं रहना है, सबसे दूर और अलग रहना है। इसके विपरीत गुटनिरपेक्ष देशों ने, जिसमें भारत भी शामिल है, शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिद्वंदी गुटों के बीच मध्यस्थता में सक्रिय भूमिका निभाई। मतलब भारत ने जो है दो देशों के बीच में गुटनिरपेक्षता की नीति को लेकर के या गुटनिरपेक्षता के माध्यम से जो है बीच की भूमिका अक्सर निभाता था। गुटनिरपेक्ष देशों की ताकत की जड़ उनकी आपसी एकता और महाशक्तियों द्वारा अपने अपने गुट में शामिल करने की पुरजोर कोशिश के बावजूद ऐसे किसी खेमे में शामिल न होने के उनके संकल्प में था। मतलब जो लोग गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल होते थे वो इस बात का संकल्प करते थे कि चाहे महाशक्तियाँ कुछ भी कर लें, कोई भी प्रलोभन दे दें, कितनी भी मदद कर दें, लेकिन उनके गुट में शामिल नहीं होना है, इस बात का वो संकल्प लेती थी। गुटनिरपेक्षता का अर्थ तटस्थता का धर्म निभाना भी नहीं है कि आपस में कोई दो देश युद्ध कर रहा हो और एक सही है दूसरा गलत है तो भी हम चुपचाप से खड़े होकर के तमाशा देख रहे हैं, ऐसा भी इसका अर्थ नहीं है। तटस्थता का अर्थ होता है मुख्यतः युद्ध में शामिल न होने की नीति का पालन करना। मतलब दो अगर कोई लड़ रहा है तो उनके साथ युद्ध में शामिल नहीं होना है। तटस्थता की नीति का पालन करने वाले देशों के लिए यह जरूरी नहीं है कि यह युद्ध को समाप्त करने में मदद करे, तो ये भी जरूरी नहीं है कि बीच में घुस करके उनकी मदद करें, युद्ध को रोकने में सहायता करें। ऐसे में देश युद्ध में संलग्न नहीं होते हुए भी युद्ध के सही गलत होने के बारे में कोई पक्ष होता है। मतलब जब दो देशों के बीच में कोई युद्ध होता है तो एक सही होता है और एक गलत होता है, तो उनका कोई ना कोई पक्ष जरूर होता है, कोई ना कोई मुद्दा जरूर होता है जिस आधार पे वो लड़ते हैं। दरअसल कई कारणों से गुटनिरपेक्ष देश, जिसमें भारत भी शामिल है, युद्ध में शामिल हुए। इन देशों ने दूसरे देशों के बीच इन देशों ने दूसरे देशों के बीच युद्ध को टालने से जो है वो ज़्यादा मतलब कोशिश करते थे एक तरह से कि किसी तरह से किसी दो देश के बीच में युद्ध ना हो, उन्हें टालने का ही वो प्रयास करते थे और हो रहे युद्ध के लिए अंत के लिए प्रयास किए जाते थे। मतलब गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देश जो है हमेशा ये कोशिश करते थे अगर किसी देश के बीच में युद्ध चल रहा है तो उसके बीच में होने वाला जो युद्ध है उसे किस तरह से टाला जाए, ऐसा प्रयास करते थे। अब हम पढ़ेंगे नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। गुटनिरपेक्ष देश शीत युद्ध के दौरान महज मध्यस्थता करने वाले देश भर ही नहीं थे। मतलब गुटनिरपेक्ष आंदोलन को जब बनाया गया था तो इसका काम केवल यही नहीं था कि रूस या अमेरिका या उनके संगठन में शामिल लोग आपस में झगड़ा करें तो हम बीच की भूमिका निभाएं और उनको सुलझाते रहें, ऐसा नहीं था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकांश देशों को अल्प विकसित देश का दर्जा मिला हुआ था। मतलब रूस और अमेरिका के गुट में जो लोग शामिल थे वो तो सब विकसित राष्ट्र कहलाते थे, लेकिन कुछ ऐसे
भी थे जिन्हें अल्प विकसित कहा जाता था। तो जो अल्प विकसित थे वो क्या करते थे, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल हो जाते थे। इन देशों के सामने मुख्य चुनौती आर्थिक रूप से और ज़्यादा विकास करने तथा अपनी जनता को गरीबी से उबारने की थी। वो क्या सोचते थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक विकास करें बिना किसी महाशक्तियों के सहारे की, और अपने देश की जनता को गरीबी से उबारने का प्रयास करें। नवस्वतंत्र देशों की आज़ादी के लिहाज से भी आर्थिक विकास महत्वपूर्ण था। बगैर टिकाऊ विकास के कोई देश सही मायनों में आज़ाद नहीं रह सकता था। मतलब अगर विकास हम कर भी रहे हैं तो वो विकास कैसा होना चाहिए, लंबे समय तक टिका होना चाहिए, तभी हम ये मान सकते हैं कि हमने विकास किया कुछ। उसे धनी देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। मतलब जो अल्प विकसित देश थे उन्हें धनी देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। इसमें वह औपनिवेशिक देश भी हो सकते थे। तो जिससे जब कोई देश दूसरे देश के ऊपर निर्भर होता है बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक, तो धीरे धीरे दूसरा देश क्या होता करता है, उसके ऊपर हावी होने लगता है। मतलब उसकी सारी चीज़ों पर धीरे धीरे कब्जा करने लगता है, जिससे राजनीतिक आज़ादी उसकी हासिल हो जाती है। मतलब जिसके देश में औपनिवेशिक लोग आते हैं, दूसरे देश के लोग आते हैं, धीरे धीरे करके उसकी अपनी आज़ादी छिन जाती है। इसी समझ से नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित एक सम्मेलन हुआ, और उस सम्मेलन में जो है एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट का नाम था टूवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसमें जो है एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उसमें कहा गया कि इस रिपोर्ट में वैश्विक प्रणाली में सुधार का प्रस्ताव किया गया था, और इस रिपोर्ट में कहा गया कि सुधार किन किन चीज़ों में होना चाहिए। जैसे नंबर 1, अल्प विकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर पूर्ण नियंत्रण होगा। मतलब जो छोटे देश हैं उनके पास यदि कोई प्राकृतिक संसाधन है, जैसे खनिज हो गया, पेट्रोलियम हो गया, और कोई प्राकृतिक संपदा हो गई, लौह इस्पात हो गया, तो इस पर उसी देश का पूरा पूरा अधिकार होना चाहिए, जिसका दोहन पश्चिमी विकसित देश करते थे। मतलब जिसको लोग क्या कर दूसरा देश क्या करता था, जाकर के भुनाने का प्रयास करने लगता था या उस पर अपना हक जताने का प्रयास करने लगता था। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाज़ार तक होगी। मतलब जो छोटे देश हैं अगर उनके पास कुछ है तो अपनी स्वेच्छा से अपनी चीज़ों को दूसरे देशों में ले जा कर के बेच सकते हैं, वे अपना सामान बेच सकेंगे। और इस तरह से क्या होगा कि गरीब देशों के लिए यह व्यापार जो है फ़ायदेमंद रहेगा। मतलब कोई ज़बरदस्ती करके उनसे सामान नहीं खरीदेगा, न लेगा, बल्कि वे अपनी स्वेच्छा से अपने सामान को दूसरे देशों तक ले जाएं और जितने दामों में चाहें उसे बेचें। तीसरा है, पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी की लागत कम होगी। मतलब दूसरे देशों से अगर कोई चीज़ मंगाई जा रही है तो उस बनाने के लिए तो उसे क्या करना होगा, उसकी लागत, उसकी कीमत कम होगी। चौथा है, अल्प विकसित देशों को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संसाधनों में भूमिका बढ़ेगी। तो जो छोटे छोटे देश थे उनके लिए क्या होगा कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संसाधनों में जो है उनकी भूमिका ज़्यादा होगी, ना कि केवल विकसित राष्ट्रों की।